Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. We are studying about relativity. In last two videos, we studied about the introduction of relativity and what is frame of reference, non-inertial frame of reference and inertial frame of reference. Now we start Galilean transformation. Galilean transformation. First of all, we want to tell you where we use Galilean transformation. Galilean transformation are used to transform the coordinate of position and time to one inertial frame to other, and it is applicable where V is less than C. V is very less than C. आप इसकी डेफिनेशन नोट भी कर सकते हो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज टू बी ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट ऑफ position and time to one inertial frame to other, and it is applicable when V is very less than C. That is Newtonian mechanics. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होती है. न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी क्लासिकल मैकेनिक्स. जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो वो है हमारे न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स. इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी स्टडीज अबाउट मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, दैट इज very large bodies where the speed of system v is very less than c. First हम डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है. क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई होती है मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पर, यानी कि लार्ज बॉडीज जैसे कि अर्थ, प्लैनेट, where v is very less than c. ठीक है, जहां पर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है. अब सेकंड आता है, एक होता है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स. इट इज एप्लीकेबल ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स जैसे आपका हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, वेयर v इज लेस देन c, जहाँ पे पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है, ज्यादा कम नहीं लेकिन कम होती है. थर्ड आता है हमारा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जो अप्लाई होती है उन पार्टिकल और सिस्टम पर जहां पर पार्टिकल की स्पीड अप्रोच कर जाती है लाइट की स्पीड को. और जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिक मैकेनिक्स के जितने भी रिजल्ट हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल या बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच करने लगेगी तो उनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें ड्रास्टिक चेंज आएगा. जैसे कि अगर हम एक रोड की बात करें जिसकी लेंथ 1 मीटर है, अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करेगी तो एक पॉइंट पे जाके हमें वो रोड एक पॉइंट की फॉर्म में दिखाई देगी. उसी तरह हम टाइम का देखें, अगर हम 2 क्लॉक लें और एक क्लॉक को हम लाइट की स्पीड से भेज दें तो हमें उसका जो टाइम है वो बहुत स्लो प्रतीत होगा. ठीक है, इसे हमारा क्या आ जाता है, टाइम का पैराडॉक्स भी आ जाता है कि अगर 2 जुड़वा भाई हैं और एक जुड़वा भाई जमीन पर है और एक स्पेस में बहुत लाइट की वेलोसिटी से तो नहीं लेकिन अप्रोच करा लाइट की बहुत
स्पीड से अगर उसे हमने स्पेस में भेज दिया जाए तो कुछ वर्षों के बाद जब वो हमारा जमीन पे आएगा तो दोनों भाइयों में बहुत अंतर मिलेगा, इसमें डिफरेंस मिलेगा। एक बहुत बूढ़ा होगा तो दूसरा बहुत जवान होगा। तो ये जो जब व्हेन v इज अप्रोच टू c इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द रिजल्ट ड्रास्टिकली चेंज्ड। अब वो हम पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे चेंज होते हैं लेंथ कंस्ट्रक्शन में, टाइम डायलेशन में हम देखेंगे जब हमारे रिजल्ट निकलेंगे कि कैसे कैसे चेंज आते हैं। अब हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है व्हेन वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में कोई इवेंट लेते हैं और उस इवेंट के देखते हैं कि कोऑर्डिनेट में दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रिलेशन आता है, तो उसके लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। उसके लिए हमें क्या होंगे, दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने होंगे और दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने होंगे विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हम दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वन इज एस एंड अदर इज एस डैश। एस डैश इज मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस and S is rest frame of reference. This is x axis, y axis and z axis, and this is x dash axis, y dash axis and z dash axis. This is the origin O and this is the origin O dash. The frame S dash is parallel to S along x dash direction. This is the case first when the moving frame S dash is moving with respect to x along positive x direction. यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, केवल ले रहे हैं कि जो S dash है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो S के रेस्पेक्ट में x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। y और y डैश और z डैश में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन जो हो रहा है वो केवल x डायरेक्शन में हो रहा है और जो s डैश है वो s के पैरेलल है। ये ओरिजिन हो है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। ठीक है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 होगा, t डैश इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो v इज वेरी लेस देन c। v जो है वो कांस्टेंट है लेकिन उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है। अगर स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 होगा और जब s डैश जो है वो s से v वेलोसिटी से मूव करेगा तो बहुत कम स्पीड से चलेगा, तो जो टाइम का जो इसमें कोऑर्डिनेट होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो हमने माना let us consider S dash is a moving frame of reference, S is a rest frame of reference, both are inertial frame of reference. The moving frame S dash is moving with constant velocity v along x direction relative to S. Let us consider an event P in frame S dash. The coordinate of this event with respect to S dash is x dash, y dash, z dash and t dash, and the same event, the coordinate of the same event with respect to S is x, y, z and t. ठीक है, when a moving frame S dash is moving frame of reference, S is rest frame of reference, and this is the event P. The coordinate of an event P with respect to S dash is x dash, y dash, z dash, t dash, and same event coordinate with respect to S is x, y, z, t, and this event in the measurement in x direction is
x with respect to s dash and x with respect to s. When the frame s dash is moving with constant velocity v with respect to s, the measurement of s dash will be smaller with respect to s with vt डिस्टेंस। ठीक है, जब हमारा फ्रेम s डैश है वो s के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा, तो जो उसकी मेजरमेंट है s डैश की वो s के रेस्पेक्ट में स्मॉल होती हुई प्रतीत होगी। कितनी डिस्टेंस से स्मॉल हो जाएगी? vt। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू फिगर वी कैन राइट the measurement of an event p in frame s dash along x-axis is x dash is equal to x minus vt। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्रेम s डैश है वो केवल x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो केवल x डायरेक्शन में ही रिलेटिव मोशन होगा और x डायरेक्शन में ही हमारी मेजरमेंट में इफेक्ट पड़ेगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा? x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। जब ये s डैश है वो s से जितनी दूर होता चला जाएगा उतनी इवेंट p की x के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कम होती चली जाएगी। कितनी होगी? जितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? vt डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम फिगर से क्या लिख सकते हैं? x डैश कितना हो जाएगा? x माइनस vt। तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। y डायरेक्शन में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो y डैश इज इक्वल टू y। z डायरेक्शन में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो z डैश इज इक्वल टू z। और टाइम का जो कोऑर्डिनेट है वो वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण टाइम का कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, t डैश इज इक्वल टू t। एंड इसको ही हम बोलते हैं दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका वाइस वर्सा भी उतना ही ट्रू है। अगर हम मान ले कि s डैश जो है वो रेस्ट में है और s जो है वो v कांस्टेंट वेलोसिटी v से नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो हमारी मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू x डैश प्लस vt, y इज इक्वल टू y डैश, z इज इक्वल टू z डैश और t इज इक्वल टू t डैश। दिस इज द इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसे हम 4 एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैं अर्थ पे खड़ी हूँ और एक एरोप्लेन है। अगर एरोप्लेन जो है वो अर्थ से स्पेस में जाएगा तो मेरे रेस्पेक्ट में जो एरोप्लेन है उसकी मेजरमेंट कम होती चली जाएगी। तो सेम यही है, मान लिया कि ये एक एरोप्लेन है और ये रेस्ट फ्रेम है। इसमें रेस्ट फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ है और एक्स डैश में एक एरोप्लेन रखा हुआ है। जैसे ये एरोप्लेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर आकाश में ऊपर उड़ेगा तो उसकी जो मेजरमेंट है वो s में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए कम हो जाएगी, और उसी तरह जो एरोप्लेन में जो ऑब्जर्वर है उसके लिए जो मेजरमेंट है वो s की कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कितनी कम हो जाएगी? x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। ठीक है, दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और दिस इज द इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन when s dash is in rest and frame s is in moving पोजीशन। ठीक है, तो ये हमने क्या जाना? ये हमने जाना कि दो इनर्शियल फ्रेम में अगर किसी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू z, t डैश इज इक्वल टू t। तो जो इसमें हमारा क्या होगा? जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो वेरी करेगा, जिसके कारण जो हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फेल हो जाती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। अब मैं इसमें एक एग्जांपल और देना चाहूंगी
कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट में कैसे रिलेशन निकलता है। इसके लिए एग्जांपल है, मान लिया एक ट्रेन है, मान लिया एस जैसा मूविंग फ्रेम है, वो मूविंग फ्रेम हमने मान लिया ट्रेन है और उसमें कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। और एस जो है वो अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है, रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अर्थ हो गया, वहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है, ट्रेन जो है वो कुछ स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है वो बॉल को ऊपर की तरफ उछालता है, तो जो बॉल है वो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। वो ट्रेन में बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, और जो ट्रेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। मान लिया जैसे कि फ्रेम एस डैश, ट्रेन क्या हो गई हमारी, मूविंग फ्रेम हो गया, ठीक है। और जो अर्थ पे ऑब्जर्वर खड़ा है वो क्या हो गया हमारा, एस फ्रेम हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ट्रेन इज द मूविंग फ्रेम एस डैश एंड अर्थ इज द रेस्ट फ्रेम एस डैश। तो ट्रेन में ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और वो बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा है, जो बॉल है वो ऊपर नीचे आएगी, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है उसे जो बॉल का पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पे दिखाई देगा, और जो अर्थ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है उसे वही पाथ जो होगा वो प्रोजेक्टाइल कर्व की फॉर्म में दिखाई देगा। ऐसे क्यों, क्योंकि जो ट्रेन जो है वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो वह हमारी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो जो ट्रेन में ऑब्जर्वर खड़ा है उसे जो हमारा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फील करेगा, और जो अर्थ पे खड़ा है उसे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाई देगा। तो जो ट्रेन है वो हॉरिजॉन्टली चल रही है और जो बॉल है वो वर्टिकली चल रही है, तो जो ट्रेन में ऑब्जर्वर है उसे बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट दिखाई देगा, और जो हमारा रेस्ट में ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, अर्थ पे खड़ा हुआ है, वो ट्रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिखाई देगा। इसलिए उसे जो बॉल है वो एक प्रोजेक्टाइल फॉर्म में जाते हुए दिखाई देगी, एंड दैट हम कह सकते हैं मोशन इज रिलेटिव। तो हमने देखा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम रिलेशन निकालते हैं तो कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।